भारत के विभाजन का दर्दनाक इतिहास आज भी देशवासियों के दिल में गहरी चोट छोड़ता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लाखों लोगों के दुख और साहस को याद किया जिन्होंने 1947 में इस त्रासदी का सामना किया। विभाजन के कारण अनगिनत परिवार बेघर हुए, हिंसा और अत्याचार का शिकार बने, फिर भी उन्होंने हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से एकजुटता के बंधन को और मजबूत करने का आह्वान किया ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा से न हो। ये दिन न केवल इतिहास के दर्द को याद करने का है, बल्कि उन लोगों के संघर्ष और संकल्प को सम्मान देने का भी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। अमित शाह के मुताबिक विभाजन हिंसा, शोषण, अत्याचार को जन्म दिया और जिसके घाव आज भी समाज में महसूस किए जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दिन हमें इतिहास से सबक लेने और देश की एकता को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी का याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को रेखांकित करता है कि विभाजन केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति पर यह गहरा आघात है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विभाजन को एक दर्दनाक अध्याय करार देते हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इसके भयावह परिणामों को झेला है। उन्होंने अपने संदेश में घृणा और हिंसा के उस दौर को याद किया जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी को उथल पुथल में डाल दिया। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये दिन हमें न केवल अतीत के दुखों को याद करने का अवसर देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को हर हाल में बनाए रखना होगा। उनका ये संदेश देशवासियों को इतिहास के सबक से सीखने और भविष्य को सुरक्षित करने की प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन को भारतीय इतिहास की एक त्रासदी बताया। कहा 14 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि संकीर्ण मजहबी कट्टरता, नफरत की नीतियों का परिणाम है जिसने भारत माता को खंडित करने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र ने दंगे, हत्याएं और मानवता को तड़पते हुए देखा। सीएम योगी ने अपने संदेश में इस बात पर बल दिया कि यह दिन हमें इतिहास के काले पन्नों से सबक लेने और देश की एकता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उनका एक कथन विभाजन के दर्द को न केवल याद करता है, बल्कि समाज को एकजुट होकर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने का संदेश भी देता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन जब देश इन सब त्याग और बलिदान के बाद 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को, उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। बिहार में एसआईआर स्पेशल इलेक्टोरल रोल विवाद पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। आयोग ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के माहौल में कोई भी फैसला विवाद से अछूता नहीं रहता। अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम को ठीक माना जाता है, लेकिन हारने पर ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है। आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में करीब 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो पलायन कर चुके हैं या फिर अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या फिर वेबसाइट पर प्रकाशित करें ताकि प्रभावित लोग 30 दिन के भीतर सुधार के लिए कदम उठाएं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को उन लोगों के नामों की सूची पहले ही दी जा चुकी है जो मर गए, पलायन कर गए या फिर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बताया है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की भी चर्चा से स्पष्ट है कि मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष गंभीर हैं, लेकिन तकनीकी और व्यवहारिक चुनौतियों पर सहमति बनना बाकी है। देश वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मॉर्गन स्टैनली जैसे संस्थानों की भविष्यवाणियों के मुताबिक ये प्रगति भारत की मैक्रो आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचे में सुधारों की वजह से संभव हुई। 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारत की आर्थिक तस्वीर में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। चौहान का यह भी बयान कि भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक भूमिका को दिखाता है। हमारे देश में कौन सी चीजों की कमी है? हमारे देश में हर चीज होती है, लेकिन कुछ लोगों को रहता है शौक, इंपोर्टेड खरीदूंगा, इंपोर्टेड खरीदूंगा, इंपोर्टेड खरीदूंगा। आज अपने आप को दांव पे लगाया है मोदी जी ने, और वही अपील कर रहे हैं कि बहनों और भाइयों, अपने गांव में बनी, गांव के आसपास बनी, अपने जिले में बनी, अपने प्रदेश में बनी और अपने देश में बनी चीजें ही खरीदना, बाहर की मत खरीदना। अपनी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अंग्रेज जिनने कभी हम पर राज किया, उनको हमने पीछे छोड़ दिया। अब दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनने वाले हैं, और वो दिन आएगा जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए सभी नागरिकों को और उनका योगदान आवश्यक है। ये एक राष्ट्रीय आह्वान है जहां हर व्यक्ति की भागीदारी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर हब के रूप में उभरा है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे की मांग में वृद्धि को दर्शाता है। भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ये उपलब्धि सरकार की नीतियों, निजी क्षेत्र के नवाचार क्षमता और भारतीय नागरिकों की मेहनत का परिणाम है। जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत का कदम बढ़ाना न केवल आर्थिक विकास को बल देगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, निवेश और तकनीकी नेतृत्व में भी देश की भूमिका को मजबूत करेगा। इस गति को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश महत्वपूर्ण होगा। हमें भी योगदान देना पड़ेगा, हमारा भी तो कर्तव्य है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, ये अपनी भारत माता है कि एक काम नहीं कर सकते कि नहीं खरीदेंगे विदेशी चीज। अपने किसान जो चीजें पैदा करते हैं वो ही खरीदेंगे। अपने कृषि उत्पाद की जो चीजें बनती है यहाँ पे, हमारे कृषि उत्पाद की बनी चीजें, हमारी फसलों की, फलों की बनी चीजें, हम वो ही इस्तेमाल करेंगे। हम खाने पीने का सामान हो, कपड़े हो, पहनने का सामान, ओढ़ने का सामान, तेल हो, साबुन हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, हम कहा को, अरे हमारा पैसा हमारे लोगों के पास जाए ना, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका उद्योग चलेगा और उस उद्योग के कारण हमें भी लाभ होगा। और इसलिए आज समय की मांग है, हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक भारतीय का योगदान जरूरी है। उद्यमिता को बढ़ावा देना, कौशल विकास पर ध्यान देना, सतत विकास को प्राथमिकता देना इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने इसका जिक्र किया।